24 घंटे हो गए हैं फीफा वर्ल्ड कप का एक मैच देखने नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना लंबा वक्त बीत गया हो और यहाँ पर फुटबॉल एकदम से ख़त्म हो गई हो। बट भाई यही रियलिटी है। अब फीफा वर्ल्ड कप अपने आखिरी चरण में है और इस फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी के 3 मैचेस बचे, टेक्निकली 4 क्योंकि एक थर्ड प्लेस का मैच भी है। और भाई चीज़ें हीटअप हो चुकी हैं और इस बीच में यहाँ पर ट्रांसफ़र रूमर्स भी आ रहे हैं। फीफा का नया डिसीजन आया है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर शेप कर सकता है। तो भाई आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू 1MUFC एंड वेलकम टू योर डेली फुटबॉल बुलेटिन। और आज का फुटबॉल बुलेटिन सबसे बड़ी न्यूज़ से शुरू करेंगे और वो कोई ट्रांसफ़र न्यूज़ नहीं है, वो है यहाँ पर इंडिया की पॉसिबिलिटी अगले वर्ल्ड कप में खेलने की जो बन सकती है। क्योंकि भाई यहाँ पर एज पर इन्फेंटिनो जो अभी यहाँ पर फीफा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये चीज़ इन्फॉर्म की है ग्लोबल मीडिया को कि साल 2030 का जो वर्ल्ड कप है ना, उसमें 64 टीमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं या करने वाली हैं। अब देखो ये एथलेटिक की रिपोर्ट है, BBC की रिपोर्ट है, हर एक जो लेजिट यहाँ पर न्यूज़ एजेंसी है या न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है वो हर कोई यहाँ पर ये चीज़ रिपोर्ट कर रहा है। Gianni Infantino has said FIFA will examine expanding the World Cup by a further 16 nations to a 64 team tournament ahead of its next edition in 2030. The 2030 tournament will be spread across 6 nations and 3 continents. Uruguay, Argentina and Paraguay are scheduled to host one match apiece at the start of the competition, with the remaining games split between Morocco, Portugal and Spain. अब उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे इसलिए होस्ट करेंगे बिकॉज वहीं यहाँ पर पहला वर्ल्ड कप जो था वो होस्ट हुआ था और साल 2030 यहाँ पर 100 साल पूरे करेगा फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के। साल 2030 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था और वो इनॉग्रल टूर्नामेंट आपकी उरुग्वे जीती थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई यहाँ पर ये 64 टीमों का एक्सपेंशन होने की न्यूज़ आई है, इससे बहुत सारे लोगों में उम्मीद भी जग गई है और बहुत सारे लोग ये सोचकर निराश भी हैं कि भाई व्हाट इफ़ इंडिया अगर 64 वर्ल्ड कप वाली टीमों का टूर्नामेंट जो होगा उसमें भी क्वालिफाई ना कर पाए तो। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। देखो अब लोग मुझे बोलेंगे कि मोक भाई यू आर टू बीइंग टू नेगेटिव, बट आई एम बीइंग रियलिस्टिक। वी have not worked upon our grassroots football, we have not worked upon on our मेरे हिसाब से रीजनल फुटबॉल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी लीग कहाँ है। ISL पिछली साल जैसे तैसे ख़त्म हुआ, लेकिन इस साल ISL होगा नहीं होगा, किस कैपेसिटी में होगा, उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी हमें नहीं मिली है। एंड ये सबसे बड़ा इशू है भाई। अगले 4 साल में अगर आपको वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है, आधा साल ऑलरेडी निकल चुका है, तो आप किस तरीके से यहाँ पर अपने आने वाले वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करने वाले हो या कर रहे हो। देखो और वो चीज़ें भी साइड रख दो, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 64 टीम्स का वर्ल्ड कप नहीं भी होता है तो भी क्या यहाँ पर इंडिया की एम्बिशन ये नहीं होनी चाहिए कि उनको अगला वर्ल्ड कप यहाँ पर खेलना ही खेलना है। मतलब अ टीम लाइक केप वर्ड, अ टीम लाइक कोरासाओ अगर वो क्वालिफाई कर सकती हैं तो इतनी बड़ी आबादी वाला देश यहाँ पर, इतनी सारी रिसोर्सेज जिसके पास हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता है, वो क्यों नहीं इतना एम्बिशियस है कि वो अगला फीफा वर्ल्ड कप खेले। भाई तुम ये देखो कि हमारे प्लेयर्स या आने वाली हमारी जनरेशन के जो प्लेयर्स हैं वो कैसे मोटिवेटेड नहीं होंगे यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। भाई एक इंसान जो सोशल मीडिया पे नोन नहीं था, जिसको ग्लोबल मीडिया जानती नहीं थी, जिसको यहाँ पर हमें पता भी नहीं था वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वही वोजीनिया आज सोशल मीडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बन गया है सिर्फ एक वर्ल्ड कप की वजह से। उधर आप कोरासाओ के प्लेयर्स को देखोगे या फिर आप यहाँ पर देखो जो जर्नी रही यहाँ पर आपके इस बार इजिप्ट की, या फिर आप बात करोगे मोरक्को ने जो यहाँ पर किया इस वर्ल्ड कप में, पिछले 2 वर्ल्ड कप से वो जो कर रहे हैं, ये सारी यहाँ पर स्टोरीज़ भाई फीफा वर्ल्ड कप में बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो एक कंट्री को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। यहाँ पर इंडिया का अगर आप यहाँ पर फुटबॉल स्ट्रक्चर देखोगे, ना कोई हमारी स्टेट स्ट्रक्चरल फुटबॉल है, ना हमारी नेशनल टीम की कोई यहाँ पर हालत ऐसी है कि हम compete कर पाएँ। एशियन गेम्स तक तो जाने के लिए यहाँ पर हमें प्ली करना पड़ता है, हमें यहाँ पर हाथ जोड़ने पड़ते हैं अपनी गवर्नमेंट के आगे, AIFF के आगे, और अब वहाँ पर वो AIFF भी नहीं है, आई थिंक वो भारत फुटबॉल फेडरेशन, तो BFF है वो यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब फीफा का ये जो एक्सपेंशन है ये अगर हो जाता है, ऑब्वियस ही बात है वो और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करेगा हमारी AIFF के ऊपर, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई अब जब टीमों को यहाँ पर बढ़ा के 64 कर दिया गया है तो आप कैसे अपने आप को इतना काबिल नहीं बना रहे हो कि एटलीस्ट आप compete कर पाओ क्वालिफिकेशन के लिए। एंड ये सबसे बड़ा रिग्रेट होगा पता है, अगर अगला वर्ल्ड कप वाकई में 64 टीम्स का हो जाता है और इंडिया यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करती है, जो कि मुझे पूरा यकीन है नहीं करेंगे, बिकॉज
उस अचीवमेंट को यहाँ पर हासिल करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। और हमारी फेडरेशन में, हमारी फुटबॉल टीम में लिटरली ऐसे लोग नहीं हैं जो उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए काम करें। बहुत सारे यहाँ पर आपके इंडियन फुटबॉल के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, उनके बस की भी बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि देखो, अगर ऐसा होता तो अभी कम से कम वहाँ पर वो जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पर तो कम से कम बहुत अच्छा कर जाते, वहाँ पर तो नाम हो जाता। बट वहाँ पर भी ऐसा कोई सीन नहीं है दोस्तों। इंडियन फुटबॉल को यहाँ पर एक रीस्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और इस रीस्ट्रक्चर को आपको कहीं ना कहीं अराउंड फुटबॉल प्लेयर्स देखना पड़ेगा, ना कि आपके उन लोगों के अराउंड जो अपनी जेबें भरने पे उतारू रहते हैं। इंडिया शायद खेल जाए यहाँ पर अगला वर्ल्ड कप, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हमसे बेटर टीमें हैं जो डीपर राउंड्स के क्वालिफिकेशन उसमें जाती हैं और वो आगे जाएंगे। अब पता है ये होने से क्या होगा, इटली क्वालिफाई कर जाएगी। अगर इटली 64 टीमों के वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं करती है, फिर तो भाई उनको डूब के मर जाना चाहिए। बिकॉज हम तो चलो फिर भी गए गुजरे हैं, वो तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम आपके वर्ल्ड चैंपियन है, उनकी लीग इतनी स्ट्रांग है, उनके प्लेयर्स इतने वर्ल्ड क्लास हैं। बट देन अगेन भाई, क्या तुम्हारे हिसाब से फीफा के 64 टीमों का वर्ल्ड कप कराने का डिसीजन सही है? क्योंकि देखो 64 टीमें होंगी तो अभी जैसे 48 टीमों का पहले राउंड हुआ आपके ग्रुप स्टेज का, उसके बाद राउंड ऑफ 32 हुआ, सेम वही होना है, कुछ बदलेगा नहीं। बस ये हो जाएगा टीमें बढ़ जाएंगी तो आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। तो अभी जो सीन था ना कि भाई आपकी थर्ड प्लेस टीम क्वालिफाई करेगी, फिर वो हट जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप यहाँ पर टोटल कुल मिला के आपके 16 ग्रुप्स देखोगे, जो यहाँ पर इस बार 12 थे। तो क्योंकि अब आपकी यहाँ पर सीधे सीधे जब आपकी 16 टीमें बढ़ जाएंगी तो 4 ग्रुप ऑटोमेटिकली बढ़ गए आपके, तो 12 ग्रुप से 16 ग्रुप हो जाएंगे, और वहाँ से फिर आपके पर ग्रुप टॉप 2 टीम्स निकलेंगी, फिर राउंड ऑफ 32, और फिर वही प्रोसीजर जो इस वर्ल्ड कप में हुआ था। बट देन अगेन ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा टीमें होंगी उतनी यहाँ पर मेरे हिसाब से अंडरडॉग स्टोरीज तो देखने को मिलेंगी, बट क्वालिटी ऑफ फुटबॉल कहीं ना कहीं डिग्रेड ज़रूर होगा। क्योंकि हर टीम यहाँ पर आपकी कोरासाओ या केप वर्दे वाली स्टोरी लेकर नहीं आएगी, बहुत सारी टीमें बैंग एवरेज भी आएंगी, और वो कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर ग्रुप्स की जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो होंगी वो इजी कर देंगी बाकी टीमों के कंपैरिजन में। बट वो एक अलग बात है। बट भाई अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारी ट्रांसफ़र न्यूज़ पे। और देखो वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं ये बताऊँ आपको कि कौन सी टीम अब फाइनल्स जाएगी, कौन सी टीम फाइनल्स जीत सकती है, वो आई थिंक हम सब कर चुके हैं, और उस पर बात करने का आई थिंक कोई अब मतलब बनता नहीं है। बिकॉज जितनी प्रेडिक्शंस दी थी सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती है। बिकॉज अर्जेंटीना पहले अपने हेट वॉचर्स को होप देती है, फिर जीत जाती है जाके। आपकी फ्रांस यहाँ पर हारने का नाम ले नहीं रही है, स्पेन चाहे जैसा खेल रही है आगे जा ही रही है। एंड बात रही यहाँ पर आपके इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के केस में भी वही है, चाहे जितना हेट वॉच कर लो उनको, चाहे जितना यहाँ पर उनको कोस लो कास लो, बट वो पहुँच तो गई हैं सेमीफाइनल्स में। तो अब उनके ऊपर छोड़ देते हैं, वो जो करेंगे वो करेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफर्स के ऊपर। और भाई वर्ल्ड कप के बाद यहां पर यूनाइटेड का ट्रांसफर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग या मेरी उम्मीदों के अकॉर्डिंग यहां पर शुरू हो सकता है या शुरू होना चाहिए। फब्रिजियो रोमानो ने यहाँ पर कल रिपोर्ट की है, और उन्होंने बोला है कि भाई देखो जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा ना, तब मार्कस रैशफोर्ड की सिचुएशन पे क्लैरिटी मिलेगी कि क्या मार्कस रैशफोर्ड यहाँ पर यूनाइटेड में वापस आएंगे या फिर वो अपना करियर एल्सवेयर परस्यू करेंगे। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है भाई, करीम एडियमे की साइनिंग कर ली, एंथनी गॉर्डन की साइनिंग कर ली, बार्सिलोना किसी भी तौर पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपके मार्कस रैशफोर्ड को लेकर आएगी। क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड को अगर लाना होता तो जो पैसा उन्होंने करीम एडियमे की डील पे दिया है, जो पैसा यहाँ पर उन्होंने एंथनी गॉर्डन की डील पे दिया है, वो पैसा यहाँ पर आपके 30 मिलियन जैसा मिनिमम अमाउंट वो मार्कस रैशफोर्ड की साइनिंग के लिए भी स्पेंड कर सकते थे। अब क्योंकि यूनाइटेड का पहले ही एजेंडा क्लियर है कि वो प्रीमियर लीग क्लब्स को नहीं बेचेंगे, एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि भाई आपकी स्पर्स इंटरेस्टेड है रैशफोर्ड को खरीदने के लिए। वो रिपोर्ट पिछली साल भी आई थी, उससे पिछली साल भी आई थी। मार्कस रैशफोर्ड यहाँ पर ढूंढ रहे हैं एक चैंपियंस लीग क्लब, क्योंकि भाई ने पिछले से पिछले साल एस्टन विला चूज़ किया था जब उनके सामने ऑफर्स थे बाकी क्लब्स के, और लास्ट ईयर उन्होंने यहाँ पर उन्होंने क्या मतलब उनकी एक तरीके से प्रायोरिटी यही थी कि वो बार्सिलोना जाएँ, तो उन्होंने बार्सिलोना चूज़ किया था। अब यहाँ पर क्योंकि बारसा उनको ले नहीं रही है, विला आई डोंट थिंक यहाँ पर आ रही है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मंजाम्बी साइन कर लिया है। और भाई क्या ही साइनिंग की उन्होंने, न्यूकासल कितने बार ह्यूमिलेट होगी। पिछली साल हमने 3 बार उनको ह्यूमिलेट किया, एक बार एम्बूमो के केस में, कूनिया के केस में, फिर सेस्को के केस में। इस बार यहाँ पर उनको एस्टन विला ने बुली कर दिया, डील हाईजैक कर ली उनके नाक के नीचे से। यूनाइटेड किसी भी तौर पर रैशफोर्ड को रीइंटीग्रेट नहीं कर सकती भाई, वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर आई लाइक इट और नॉट। पहले तो मुझे चाहिए ही नहीं मार्कस रैशफोर्ड बैक इन द क्लब, क्योंकि भाई ने इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ कर दिया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर यूनाइटेड जर्सी वापस पहने देखूंगा रैशफोर्ड को, ये तमाचा होगा हमारी हायरार्की में बैठे पीपल के ऊपर, लोगों के। पीपल क्या होता है? लोगों के ऊपर, कि भाई वो रैशफोर्ड को कैसे रीइंटीग्रेट करने की सोच भी रहे हैं।
उन्होंने जब पब्लिक स्टेटमेंट देकर ये बोल दिया था कि भाई द चैप्टर इज ओवर, एंड रैशफोर्ड खुद बोला था कि भाई आई वांट टू एक्सप्लोर अब न्यू जर्नी, आई वांट टू राइट अ न्यू चैप्टर, मैंने जितना करना था वो कर लिया, तो वो कैसे वापस आने को रेडी है और ये क्लब कैसे रेडी है उसको रीइंटीग्रेट करने के लिए? ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई कि हमने बोल दिया, अब हम यहाँ पर हमें ढूंढ नहीं पा रहे कोई हम एक सूटेबल बायर, तो हम यहाँ पर उसको रीइंटीग्रेट कर देंगे। दैट कैन नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर सिर्फ रैशफोर्ड की सिचुएशन ही नहीं है भाई, यहाँ पर एक और हमारे लिए सिचुएशन थी और जो आई थिंक हमने अपने केस में थोड़ी सी बेटर कर ली है, एंड दैट इज़ हमने पैसा निकाल लिया है इस डील से। नो मेसन ग्रीनवुड यहाँ पर मार्से के लिए बहुत अच्छा काम किए, बट मार्से एज सून एज रॉबर्ट डिजर भी लेफ्ट, ये सबको पता था आपके मेसन ग्रीनवुड का फ्यूचर थोड़ा सा खटाई में पड़ सकता है। और अब यहाँ पर आपकी फेनेरबाचे ने ये जो आपके ग्रीनवुड की साइनिंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब लोग बड़ा कंफ्यूज्ड हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 10 मिलियन क्यों मिला है यहाँ पर? भाई बात ये थी कि जो सेल ऑन क्लॉज था ना वो था प्रॉफिट के ऊपर। तो फेनेरबाचे ने जब यहाँ पर हमसे खरीदा था प्लेयर, तो उन्होंने हमें कुछ 28 मिलियन दिए थे, 28 मिलियन यूरोज। उन्होंने बेचा है यहाँ पर आपका कितने पे? आई थिंक 50 पे। तो उन्होंने कितने का बेनिफिट कमाया यहाँ पर? आपके प्रोबेबली 22 मिलियन का। तो 22 मिलियन का 50% कितना हुआ यहाँ पर? समवेयर अराउंड यहाँ पर 10 to 11 मिलियन टू 12 मिलियन। तो उतना ही यहाँ पर हमें मिल रहा है एज पर रिपोर्ट्स। एंड 10 मिलियन पाउंड्स था, तो वहाँ पर हमने 28 मिलियन पाउंड्स में बेचा था, तो उतनी ही सम मिलनी थी हमें। 50% 40% का हमें जो वैल्यू था ना वो मिलना था, परसेंटेज जो आपका प्रॉफिट में जाता। फिर आपके यहाँ पर मार्से के उसके केस में तो मार्से ने यहाँ पर जितना अर्न किया उतना पैसा प्रॉफिट के तौर पे हमें मिला जा रहा है। आई थिंक ये 10 मिलियन पाउंड्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें अभी बहुत साइनिंग की ज़रूरत है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई यहाँ पर हम मानू कोने के साथ लिंक हो रहे हैं, हम बलेबा की शायद पॉसिबिलिटी वापस से एक्सप्लोर करेंगे। एडरसन की डील हमने ऑलरेडी क्लोज करके गिव अप कर दिया कि भाई हम तुम्हें साइन नहीं करने वाले। सिर्फ और सिर्फ आंद्रे सेंटोस की डील का कन्फर्मेशन आया है, और वो भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लब ने रिलीज़ नहीं किया है। उसका वेट हम कर रहे हैं कि अभी कब यहाँ पर जब हमारा क्लब होगा, सो के उठ के खड़ा होगा, तब वो उस अनाउंसमेंट को अनाउंस करेगा। लेकिन आई थिंक यहाँ पर ये वाली जो डील है 10 मिलियन हमें मिल रहे हैं भाई इस डील पे, बहुत सही है, बिकॉज हमारा कोई लेना देना है नहीं अब ग्रीनवुड से। ऑल्दो इट इज़ सो सैड टू सी कि जब ये बंदा इंप्रूव कर चुका है अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, उसी इंसान के साथ यहाँ पर मूव ऑन कर रहा है, शादी कर चुका है, 2 बच्चे हैं भाई के, तो आई थिंक अब लोगों को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ भाई, उसने अपनी जो गलती थी उसको बेटर करके, सुधार के अपने आप को बेटर कर लिया है, सुधार लिया है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मिडफील्ड में साइनिंग चाहिए। अगर हम मानू कोने लेकर आ रहे हैं तो भाई हमें उसके बाद कामाविंगा की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम बलेबा के लिए जाएंगे, अगर हम यहाँ पर लेट्स से कि हम एलेक्स स्कॉट के लिए जा रहे हैं, या हम किसी भी पीएल प्लेयर के लिए जा रहे हैं, तो भाई मेरे हिसाब से इट्स बेटर टू गो फॉर कामाविंगा, बिकॉज ही हैज़ गॉट द चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस। बलेबा के पास नहीं है, एलेक्स स्कॉट के पास नहीं है, राइट। मानू कोने आप लेकर आओगे, ही इज़ अ टॉप प्लेयर, आपके लिए अगर 50 मिलियन तक वो साइनिंग हो जाती है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी बैंग साइनिंग एंड बैंग ऑन साइनिंग। ये कामाविंगा की डील अगर हम लेट्स से 40-50 मिलियन के आसपास रैप अप कर सकते हैं, जो कि आई थिंक हम कर सकते हैं भाई, अगर कामाविंगा आपके मूरिन्यो के और मैड्रिड के प्लान्स में नहीं है, ये साइनिंग हमारे लिए एक तरीके से बूस्ट बन सकती है। मिडफील्ड हमारी जो अभी तक हम बोलेंगे खटाई में पड़ी हुई, बिकॉज उगारते इज इंजर्ड, मेसन माउंट की फिटनेस पे आप कितना गैम्बल खेल सकते हो वो आपको नहीं पता, वो मुझे नहीं पता। तो कामाविंगा पहली बात तो वर्सेटैलिटी लेकर आएगा, ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक, कैन प्ले एज अ नंबर 8, कैन प्ले एज अ नंबर 6, कैन ऑल्सो प्ले एज अ नंबर 10 एंड कैन ऑल्सो प्ले एज अ विंगर एज वेल, क्योंकि वो हर जगह खेला है फॉर रियल मैड्रिड एक्सेप्ट फॉर आपके सेंटर बैक या गोलकीपिंग डिपार्टमेंट। और जहाँ तक बात है वर्सेटैलिटी की, तो कैरिक को चाहिए भी है भाई थोड़े से बॉल प्लेइंग सेंटर मिड्स, एंड यहाँ पर कामाविंगा इज डेफिनेटली एक बॉल कैरियर, ड्रिबलर भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी अच्छा है, आपके ग्राउंड टैकल्स में भी बहुत ब्रिलियंट है, डुअल्स वगैरह बहुत अच्छे से जीतता भी है। एक पैकेज जो हम ढूंढ रहे हैं बाकी प्लेयर्स में, वो पैकेज अगर हमें कामाविंगा में मिल जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं मेनो का एक तरीके से वो कहते हैं ना कॉम्पिटिटर भी मिल जाएगा, और एक तो आंद्रे सेंटोस भी आ गया, बट स्टिल आई वुड से कामाविंगा को लाना एक स्मार्ट मूव होगी, बिकॉज आप चैंपियंस लीग खेल रहे हो, यू नीड प्लेयर्स विद चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस, एंड कामाविंगा इज डेफिनेटली दैट गाय। क्योंकि देखो यार, टीम अगली साल अगर चैंपियंस लीग खेलना चाहती है तो उनको क्वालिटी तो ऐड करनी पड़ेगी, और क्वालिटी की जहाँ तक बात है भाई, कामाविंगा आई थिंक वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो क्वालिटी ऐड करेगा। पहले मैं कामाविंगा को कंसिडर नहीं कर रहा था, बिकॉज तब हमारी पूरी कोशिश थी कि हम यहाँ पर कैसे ना कैसे करके चुआमिनी को ले आए, बट चुआमिनी अगर नहीं आ रहा है तो भाई अगर उसी टीम से एक और मिडफील्डर है जो
अच्छा पोटेंशियल होल्ड करता है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है कार्लो एंचेलोटी के उस टेन्योर में, जहाँ पर वो अच्छा कर रहे थे, जीत रहे थे ट्रॉफीज. तो आई थिंक वी शुड कंसिडर मैन. ही इज जस्ट 24. पीपल आर फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट इन हिज प्राइम ईयर्स. अभी उसका प्राइम आना बाकी है. लोग अभी से अगर उस पर गिव अप कर देंगे तो कैसे काम चलेगा. बट भाई अब बार्सिलोना ने यहाँ पर अपना जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग अल्वारेज वो दिया है, और वो किसी और नहीं भाई बारसा प्रेसिडेंट जुआन लपोर्ता ने दिया. उन्होंने बोला कि देखो हमने बिड सबमिट की है, बट वो बिड फॉरएवर के लिए वैलिड नहीं है. वो बिड यहाँ पर एक सर्टेन पीरियड के लिए अवेलेबल है या आपकी वैलिड है. अब एटलेटिको कब उस बिड पे अपना एक्सेप्टेंस यहाँ पे दर्ज करेगी, कब वो यहाँ पर हमें अल्वारेज देने के लिए रेडी होंगे, वो क्लैरिटी हमारे पास नहीं है अभी. बट अल्वारेज को लेकर हम सीरियस हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं उसको, और हम प्रॉबेबली शायद दोबारा भी जाएंगे. बट अभी वाली बिड की जो वैलिडिटी है वो फॉरएवर नहीं है, वो बहुत जल्द एक्सपायर भी होने वाली है. वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर हो सकता है रीइग्नाइट हो जाए ये पूरी नेगोशिएशन. एंड अल्वारेज का देखो जैसा वर्ल्ड कप जा रहा है, अब देखो पिछले मैच में ही स्कोर्ड अ गोल, बट ऑन अ होल सिचुएशन अगर आप देखोगे ना, अल्वारेज का ये वर्ल्ड कप बहुत एवरेज रहा है. अभी तक यहाँ पर अल्वारेज ने एक मोमेंट प्रोड्यूस किया, उसके अलावा सारे मैचेस में उसकी अगर कंबाइंड परफॉर्मेंस भी रेट करोगे, यू कैन नॉट रेट इट मोर देन 6 और 6.5, क्योंकि उनके इस वर्ल्ड कप की प्रेजेंस फील ही नहीं हुई है ग्राउंड के ऊपर. इस अर्जेंटाइन टीम में अल्वारेज का कल का मूवमेंट अगर आप हटाओगे, देयर इज नथिंग टू बी होपफुल फॉर, या फिर आप देयर इज नथिंग टू बी चीयरफुल फॉर, और वही रियलिटी है. तो बारसा इस पूरी सिचुएशन को रीड जरूर कर रही है, और एटलेटिको के सामने प्रॉब्ली अगली बिड जो है ना वो इस वाली बिड से कम जा सकती है. इस बात को लेकर मैं काफ़ी सर्टेन हूँ. बट भाई यहाँ पर एक और है न्यूज़, और वो है यहाँ पर जुआन लपोर्ता ने फेरान टोरेस को लेकर बोला है. अब देखो बहुत ही ना मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्टरी न्यूज़ है, बिकॉज एक तरफ युआन लपोर्ता के जो क्लोज वन से वो बोल रहे हैं कि युआन लपोर्ता डज नॉट सी फेरान टोरेस एज द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन अंडर हांसी फ्लिक, एंड यहाँ पर वो चाहेंगे कि वो बिक जाए. और कल यहाँ पे युआन लपोर्ता ने बोला है फेरान टोरेस टू PSG, वी डोंट हैव एनी कंफर्मेशन ऑन दिस, ही इज़ अ बारसा प्लेयर, ही इज़ डूइंग वेरी वेल एट द वर्ल्ड कप. तो पहली लाइन में ये तो है कि हाँ भाई अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर होगी तो हम डेफिनेटली इस पर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अगर फेरान टोरेस के लिए पैसा मिल रहा है, PSG देने को रेडी है, आई थिंक भाई बारसा विल एक्सेप्ट इट. एंड अब वही है कि कितना पैसा मिलने को यहाँ पर बैठी है, या फिर एक्सपेक्टेशन क्या है बार्सिलोना के बोर्ड की कि वो कितना पैसा निकाल पाएंगे फेरान टोरेस की डील के ऊपर, वो देखना भी बाकी होगा. बट फेरान टोरेस टू PSG आई थिंक पता है ये डोर और ज़्यादा ओपन कर देगा फॉर हुलियन अल्वारेज टू बार्सिलोना, बिकॉज अभी तक यहाँ पर आप देखोगे तो अल्वारेज के लिए 2 ही क्लब्स कंपीट कर रहे हैं. वन इज़ बार्सिलोना, दी अदर वन इज़ PSG. PSG ने अभी तक कोई ऑफिशियल बिड नहीं डाली, कोई फॉर्मल बिड रखी नहीं है, बट सबको पता है भाई PSG ने गोंचालो रैमोस बेचा है, तो यहाँ पर वो एक नंबर 9 लेकर आएंगे, और अल्वारेज प्रॉब्ली वो नंबर 9 होगा जो लुइस एनरिक के सिस्टम में परफेक्टली फिट इन होता है. बट भाई आज की हमारी बुलेटिन की आखिरी न्यूज़ जो है वो भी बार्सिलोना रिलेटेड ही है. बारसा प्रेसिडेंट ने यहाँ पर रफीना के केस में बोला है कि नहीं भाई हम रफीना को बेचने नहीं वाले हैं, रफीना इज़ गोइंग नोवेयर. ऑल्दो हमने करीम एडियमी और गॉर्डन साइन कर लिया है, बट ये किसी भी तरीके से यहाँ पर रफीनिया की आउट गोइंग की कंफर्मेशन नहीं देता है. अब बस पता है इस पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि लपोर्ता कभी खुद से तो बोलेगा नहीं कि यहाँ पर आपके क्या कहते हैं रफीनिया की डील के हम आगे प्रोसीड करेंगे. सऊदी प्रो क्लब से आपके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं रफीनिया के, और वो विंटर विंडो से ही आ रहे हैं. विंटर विंडो में ये चीज़ें डिस्कार्ड कर दी गई, रफीनिया ने खुद डिस्कार्ड कर दी. बट अभी क्या है, अभी एवरीथिंग इज़ ओपन. इस वर्ल्ड कप के बाद रफीनिया इज़ टर्निंग 30 ऑलरेडी, एंड इतना मेगा ऑफर अगर टेबल पर रखा होगा, एंड एज पर रिपोर्ट्स यहाँ पर रफीनिया थोड़े फाइनेंशियली शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उनके फादर ने उनकी पूरी प्रॉपर्टी और उनका पूरा पैसा हड़प लिया है. जो भी सीन है एज पर रिपोर्ट्स, मैं नहीं कह रहा ये सच है या नहीं है, बट यहाँ पर आई फील कुछ तो कुछ बात होगी ज़रूर इन रफीनिया की लिंक्स में विद सऊदी प्रो लीग. देखते हैं भाई क्या होता है आगे चल के. अभी तो ट्रांसफर विंडो पूरी तरीके से ओपन हुई भी नहीं है, ऑलरेडी इतने सारे क्लब्स ने काम कर लिया, बट हम यहाँ पर अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं. आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो वही था कि क्या यहाँ पर टीम इंडिया जो हमारी फुटबॉल की टीम है वो 64 टीमों का वर्ल्ड कप अगर हो जाता है 2030 में तो क्या क्वालिफाई कर पाएगी. आपको क्या लगता है दोस्तों, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC एंड लाइक दिस वीडियो, सेंड इट टू योर फ्रेंड्स एंड मेक इट मोर इंगेजिंग. बाकी अभी इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में. ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर.